हेलो फ्रेंड्स। पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ का जो आर्थिक सर्वेक्षण का सीरीज़ देख रहे हैं उसमें आज ये हमारा सेकंड लेक्चर होगा। आपको बता देते हैं, इससे पहले छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण का पहला पार्ट डल चुका है दोस्तों। यदि आपने नहीं देखा तो आर्थिक सर्वेक्षण वाले प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये आज सेकंड पार्ट है। इसमें आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का राज्य का आय और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का जो लोकवित्त है उसे। पिछली क्लास में हमने क्या देखा था, क्या पढ़ा था, एक बार उसे अपन फिर से पुनः रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि रिवीजन कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण जो था, इसमें हमने देखा था छत्तीसगढ़ का जो अर्थव्यवस्था, इसका विकास दर, जो विकास दर था स्थिर भाव पर कितना है 7.51%, जबकि हमने देखा था भारत का कितना है 6.4%। छत्तीसगढ़ का जो है आपका आर्थिक विकास दर कितना था आपका स्थिर भाव पर 7.51%। जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि दर स्थिर भाव पर कितना था आपका, देखिए कृषि क्षेत्र का जो था वो आपका 5.38% था, उद्योग क्षेत्र का कितना था 6.92, जबकि सेवा क्षेत्र कितना था आपका 8.54%। ठीक है, याद रखेंगे कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि कब हुआ था, तो 8.83 आपका कब हुआ था 2022-23 में। वहीं उद्योग क्षेत्र में आपका 21-22 में हुआ था 5.35%, और सेवा क्षेत्र में दोस्तों 2022-23 में हुआ था 11.31%। हाईएस्ट इसका क्या हुआ था, विकास हुआ था, वृद्धि हुआ था। ठीक है, ग्रोथ रेट। नेक्स्ट याद रखेंगे ऋणात्मक वृद्धि दर छत्तीसगढ़ में कब हुआ था जीएसडीपी में, तो 2020-21 कोरोना के समय, कोरोना आया था उस समय, कब आया था 20-21 में, माइनस में चले गया था यहाँ का विकास दर। ठीक, चलिए इसके बाद हमने देखा था 135-191 स्क्वायर किलोमीटर छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है। 2011 की जनगणना के अनुसार 255-45-198 इस आपकी जनसंख्या थी। वर्तमान में 2025 की जनसंख्या के अनुसार, जनगणना के अनुसार 3,08,67,000 यहाँ की कुल जनसंख्या है। अब जनसंख्या घनत्व बदला है 2025 में। 2025 में आपका कितना हो गया जनसंख्या घनत्व, घनत्व की बात कर रहे हैं, घनत्व मतलब प्रति स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या। तो यहाँ पर है छत्तीसगढ़ का अभी 2025 में जनसंख्या घनत्व 228। ठीक है, जबकि 2011 में कितना था 189, काफ़ी बढ़ गया है, छत्तीसगढ़ की पॉपुलेशन बढ़ गई है। तो सर्वाधिक अभी कहाँ पर है, तो दोस्तों याद रखेंगे रायपुर जिले का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, रायपुर है, फिर दुर्ग है, फिर बिलासपुर है। न्यूनतम में याद रखना है बीजापुर, नारायणपुर और आपका सुकमा। ठीक, इसके बाद लिंगानुपात का बात किया था, तो लिंगानुपात जो है छत्तीसगढ़ में कितना है 2025 में अभी 994, पहले 2011 में कितना था 991, मतलब लिंगानुपात में भी क्या हुआ आपका बढ़ोतरी हुआ है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, कोंडागांव 1051, जबकि न्यूनतम जांजगीर चांपा जिला। 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात 2025 में अब पहले 969 था, 2011 में अब हो गया 963। सर्वाधिक देखा जाए तो कहाँ, दंतेवाड़ा जिला में है, न्यूनतम शक्ति जिला में है। ठीक, किशोर जनसंख्या की बात करें तो किशोर जनसंख्या सर्वाधिक शक्ति में है। छत्तीसगढ़ में कुल किशोर जनसंख्या है 21.19%, न्यूनतम जो है आपका किशोर जनसंख्या जशपुर में है। जबकि युवा जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक है मनेन्द्रगढ़, चिनमरी और भरतपुर में 29.80% आपका कुल है। न्यूनतम देखा जाए तो आपका कबीरधाम जिला में है। मातृ मृत्यु दर में देखा जाए तो भारत 97 प्रति लाख है, वहीं छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो 137 प्रति लाख यहाँ पे मातृ मृत्यु दर है। 2030 तक का छत्तीसगढ़ ने अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में ये टारगेट लिया है कि 100 से कम मातृ मृत्यु दर लाने का लक्ष्य है। जबकि शिशु मृत्यु दर में देखा जाए तो भारत 28 प्रति हज़ार है, वहीं छत्तीसगढ़ 38 प्रति हज़ार है। 2030 तक आपका सतत विकास दर में 15 से कम लाने का लक्ष्य रखा गया छत्तीसगढ़ ने। आगे है साक्षरता, देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में 2021 में कुल साक्षरता था 70.28%, वहीं 2025 में अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में साक्षरता की दर बढ़ के 75.08% हो गया है। पुरुष प्रतिशत कितना है, वर्तमान में 82.75% है, पहले कितना था 80.27%, जबकि महिला वर्तमान में हो गए 67.40%, 67.40%, पहले कितने थे आपका 60.24%, 2-4%। ठीक है, अगला है कुल देखा हमने 2011 में जो आपका साक्षरता वाले जिला, दुर्ग सर्वाधिक था कुल में, पुरुष में भी दुर्ग पहले नंबर पर था और महिला भी पहले नंबर पर दुर्ग था। जबकि न्यूनतम देखा जाए
तो सुकमा ओवरऑल था, पुरुष में भी सुकमा और महिला में भी सुकमा न्यूनतम में। ठीक है, अभी वर्तमान की स्थिति में देखा जाए तो 2025 की स्थिति में सर्वाधिक जो आपकी साक्षरता है कुल, वह दुर्ग की सर्वाधिक है। पुरुष में भी दुर्ग आगे हैं, महिला में भी दुर्ग आगे हैं। वही न्यूनतम में बात करें तो सुकमा अभी भी वैसे ही है, पुरुष में भी और महिला में भी न्यूनतम में सुकमा जिला साक्षरता में है। सर्वाधिक कुल साक्षरता देखा जाए यदि क्रम में बोलता है तो इसे याद रखना है कि दुर्ग जिले का सबसे पहले, फिर रायपुर, फिर बालोद, याद रखेंगे बालोद। ठीक है, जबकि पुरुष वाले क्षेत्र में देखा जाए पुरुष साक्षरता में दुर्ग पहले है और रायपुर और बालोद एक साथ है और धमती तीसरे स्थान पर है। जबकि महिला ओवरऑल के समान दुर्ग, फिर रायपुर, फिर बालोद की तरह है। साक्षरता मैं आपको बता दिया हूँ 75.08% है, मेल साक्षरता 82.75% और महिला 67.40% है। जनसंख्या घनत्व में बताया आपका पहले 189 से 228 हो गया है। दुर्ग का सर्वाधिक है जनसंख्या घनत्व, फिर रायपुर का, फिर बिलासपुर जिले का। लिंगानुपात का बात किया मैं आपको 991 से 994 हो गया। कोंडागांव 1051 हो गया 1033 से, जबकि जांजगीर चांपा आपका न्यूनतम में है 967। 0 से 6 वर्ष के लिंगानुपात में दंतेवाड़ा सबसे पहले स्थान पर है और न्यूनतम कौन सा आपका शक्ति है। ठीक है, शक्ति सर्वाधिक आपका क्या है, किशोर जनसंख्या 21.71% था। जबकि आपका युवा में देखा जाए तो युवा का जो है वो 29.80 है। कौन सा, मनेंद्रगढ़, चिरमिर, भरतपुर। ठीक है, छत्तीसगढ़ का शहरीकरण देख लिया हमने, बलरामपुर सर्वाधिक शहरीकृत जिला है। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जो शहरीकरण का प्रतिशत है वो 27.76% है। ठीक है, स्थानीय निकाय में आपको बताया कुल छत्तीसगढ़ में अभी कितना है, 192 स्थानीय निकाय हैं। नगर निगम 14 है छत्तीसगढ़ में, नगर पालिका 54 है और नगर पंचायत 124 हैं। कुल मिलाकर नगरीय निकाय 192 हैं। जबकि छत्तीसगढ़ में भी जिलों की संख्या है 33। छत्तीसगढ़ में 10 फरवरी 2020 से पहले कुल 27 जिले थे। 28वां जिला गोलरापेंडा मरवाही बनवाया गया था 10 फरवरी 2020 को। 29वां जिला मैं आपको बताया कि मोहला, फिर 30वां जिला मोहला के बाद सारा, 31वां जिला खरा और 32 जिला मन और 33वां जिला आपका कौन सा हो गया, शक्ति। मोहला, सारा, खरा, मन, शक्ति। ठीक है, 2 सितंबर को बना था, फिर 3 सितंबर को बना, फिर 3 सितंबर को खैरागढ़ बना, 9 सितंबर और 9 सितंबर को मनेंद्रगढ़ बना, फिर शक्ति बना। ठीक है, इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं वर्तमान में। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल तहसीलों का संख्या कितना है, तो 251 तहसीलें छत्तीसगढ़ में। इसके बाद हमने देखा था आकांक्षी जिले छत्तीसगढ़ में कितने हैं, एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स। तो वर्तमान में भी 10 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कौन कौन से, बस्तर संभाग के संपूर्ण जिले, कोरबा जिला, महासमुंद जिला और राजनांदगांव जिला। ठीक है, बिलासपुर संभाग का कोरबा हो गया, रायपुर संभाग का महासमुंद, दुर्ग संभाग का आपका राजनांदगांव और बस्तर संभाग का आपका संपूर्ण जिले। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में अभी 10 आकांक्षी जिले हैं। चलिए अब आज का सेशन शुरू करते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का आय। सबसे पहली बात समझेंगे दोस्तों कि जीडीपी क्या है यहाँ पर, जीडीपी। ठीक है, या जीएसडीपी। इसका फुल फॉर्म है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएसडीपी। हिंदी में इसको बोलते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद। ठीक है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद किसी भी राष्ट्र की या किसी भी राज्य की। ठीक है, किसी भी राष्ट्र की, या बात करूं अगर स्टेट की तो राज्य की आर्थिक स्थिति। ठीक है, किसी भी राज्य की या राष्ट्र की आर्थिक स्थिति का सबसे उपयुक्त मापन या जानना या जानकारी प्राप्त करना, मापन का तरीका होता है, क्या होता है, जीएसडीपी। जीएसडीपी क्या है, किसी भी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति की मापने की उपयुक्त तरीका है। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका है कि उस राज्य की आर्थिक स्थिति कैसे है। ठीक, छत्तीसगढ़ में अभी जीएसडीपी में विकास दर कितना है, छत्तीसगढ़ में जीएसडीपी, छत्तीसगढ़ में जीएसडीपी में अभी वृद्धि दर कितना है। जो प्रमुख पॉइंट है वही बता रहा हूँ दोस्तों, समझिए और याद करना है आपको। छत्तीसगढ़ में अभी जीएसडीपी में वृद्धि दर है 7.51%।
ये किस में है? स्थिर भाव पर। ठीक है, ये स्टैटिक रहता है दोस्तों, स्थिर भाव पर। पहला चीज़। दूसरा चीज़, यदि यही चीज़ छत्तीसगढ़ में जीएसडीपी में वृद्धि दर प्रचलित भाव, मतलब ये वेरी करते रहता है, जो भाव है उसको बोलते हैं प्रचलित भाव में वृद्धि दर कितना है, तो याद रखेंगे 10.89%। ठीक है, ये क्या है? वृद्धि दर है छत्तीसगढ़ का। प्रतिशत में कितना? 7.51 आपका किसमें? स्थिर भाव पर। जबकि वृद्धि दर देखा जाए प्रचलित भाव पर कितना है, तो 10.89%। यदि आकार की बात करूँ, किसकी मैं बात करूँ? आकार की बात करूँ कि कितना आकार है छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी में, जो वृद्धि दर हो रहा है उसके अनुसार, तो अभी है 3,29,75,231 लिए लाख। ठीक है, ये आपका किस में है? स्थिर भाव पर, याद रखेंगे। जबकि आपका प्रचलित भाव पर देखा जाए तो कितना अमाउंट? 567,88,043 लाख। ये किस में? प्रचलित भाव पर है। ठीक, इसे आप ध्यान रखिएगा कि आकार क्या है, इतना अमाउंट है, और प्रचलित भाव पर कितना है, इतना अमाउंट है। पर विशेष करके जो परीक्षा में पूछा जाता है वो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं दोस्तों, किसमें? स्थिर भाव पर और प्रचलित भाव पर। इसलिए आपको ये डेटा याद करना है। ठीक है, क्योंकि वो प्रतिशत में पूछता है, ये अमाउंट पे नहीं पूछता आकार। ये हो गया आपका जीडीपी में वृद्धि दर छत्तीसगढ़ का। यदि मैं आपको प्रचलित प्रति व्यक्ति आय की बात करूँ, प्रति व्यक्ति आय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पीसीआई, अर्थात पर कैपिटल इनकम। क्या होता है पर कैपिटल इनकम? तो किसी राष्ट्र या आपका राज्य, ठीक है, किसी राष्ट्र या किसी राज्य की आर्थिक वृद्धि, ठीक है, आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त माप, सबसे उपयुक्त क्या है? मापक या आपका मापन होता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? पर कैपिटल इनकम। याद रखेंगे, पर कैपिटल इनकम में स्थिर भाव पर छत्तीसगढ़ में, स्थिर भाव पर छत्तीसगढ़ में पर कैपिटल इनकम स्थिर भाव पर कितना है? तो 1,07,327 रुपये। कितना? 1,07,327 रुपये। ठीक है, 107327 इतना अमाउंट है दोस्तों। दूसरा, अगर मैं प्रचलित भाव की बात करूं, प्रचलित भाव, तो प्रचलित भाव पर भी याद रखना है आपको, कितना अमाउंट है? 1,62,870 रुपये। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम प्रचलित भाव पर कितना है? 1,62,870 रुपये। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि अगर पूछता है कितना प्रतिशत हुआ है वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में, तो 9.37% की क्या हुआ है? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि किसी भी राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि होती है उसका उपयुक्त माप होता है पर कैपिटल इनकम। जबकि हमने जीडीपी क्या देखा था? किसी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति का सबसे उपयुक्त क्या इसका आर्थिक स्थिति है, वो जीडीपी से पता चलेगा, और वृद्धि कितना हुआ है वो पर कैपिटल इनकम से पता चलेगा। पर कैपिटल इनकम अगर बात किया जाए स्थिर भाव पर तो 1,07,327, वहीं प्रचलित भाव पर बात करें तो 1,62,870। जीडीपी में बात करें स्थिर भाव पर कितना था? तो 7.51%। प्रचलित भाव पर अगर बोला जाए तो 10.89%। ठीक, ये हो गया छोटा सा जानकारी। अब इसके बाद आपको याद रखना है दोस्तों कि सकल राज्य घरेलू या जीडीपी, सकल राज्य घरेलू में आपका क्षेत्रों के अनुसार, ठीक है, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं दोस्तों, प्राथमिक, द्वितीयक और आपका तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में आप कृषि हो गया, फसलें हो गया, पशुपालन हो गया, मछली उद्योग या वन उद्योग और खनन तथा उत्खनन क्षेत्र आपका अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वहीं आपका द्वितीयक क्षेत्र में आता है निर्माण, विनिर्माण हो गया, विद्युत हो गया, गैस एवं जल आपूर्ति और अन्य उपयोगिता चीज़ें जो आपका द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं।
जबकि तृतीयक क्षेत्र में देखा जाए तो व्यापार हो गया, रेलवे हो गया, परिवहन हो गया, संचार, वित्त, ये आदि चीज़ें जो है आपका सेवा क्षेत्र में आते हैं। तो जीडीपी में जो अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र हैं उसमें उनका कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है ये देखते हैं दोस्तों। प्रश्न यहाँ से बनते हैं, प्रतिशत देखते हैं कितना प्रतिशत आपका वृद्धि हुआ है 2024-25 में। ठीक, पहला हम समझ लेते हैं स्थिर भाव को और इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रचलित भाव। दोनों को ही पढ़ना जरूरी है क्योंकि प्रश्न कहीं से भी बन सकते हैं। पहला याद रखेंगे आपका कृषि क्षेत्र। ठीक है, कौन सा क्षेत्र? कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र में है आपका कितना प्रतिशत? 5.38%। डेटा याद रखना है कृषि क्षेत्र में। जबकि आपका उद्योग क्षेत्र देखा जाए, द्वितीय क्षेत्र में आता है उद्योग, ये कितना है आपका? 6.92%। और तीसरा है आपका सेवा क्षेत्र। ठीक है, सेवा क्षेत्र, इसमें आपका क्या क्या आएगा दोस्तों? क्या क्या आएगा इसमें? सेवा क्षेत्र, वित्त हो गया, परिवहन हो गया, रेलवे हो गया, आदि चीज़ें इसी में आते हैं। कितना प्रतिशत है तो याद रखेंगे 8.54%। तो देखा जाए तो जीडीपी में क्षेत्रों के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि किसका हुआ है? तो आपका सेवा क्षेत्र का हुआ है। कितना? 8.54%। ठीक, कृषि क्षेत्र का सबसे निम्न है इसका वृद्धि। ये वृद्धि की बात हो रहा है दोस्तों, ये भागीदारी का बात नहीं हो रहा है, याद रखेंगे। जीडीपी में जो प्रतिशत में वृद्धि हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो आपके विशेष क्षेत्र जो हैं तीनों आपके अर्थव्यवस्था के, उसका कितना जीडीपी में भागीदारी है, कितना पार्टनरशिप है, यहाँ पर वृद्धि हुआ है उसको समझ रहे हैं। तो स्थिर भाव पर 2024-25 में कृषि क्षेत्र सबसे कम 5.38, उद्योग क्षेत्र आपका 6.92, जबकि सेवा क्षेत्र आपका 8.54%। ठीक, इसमें भी हमको क्या याद रखना है कि कृषि क्षेत्र में आपका कौन सा क्षेत्र है वो सर्वाधिक है? तो याद रखेंगे वृद्धि हुआ है जिसमें आपका पशुपालन। पशुपालन में सर्वाधिक वृद्धि हुआ है कितना? 10.02% का। ठीक है, 10.02% का हुआ है। वहीं अगर मैं बात करूं उद्योग क्षेत्र में आपका सर्वाधिक क्षेत्रवार बोला जाए, सर्वाधिक क्षेत्रवार किसका है दोस्तों? तो याद रखेंगे उद्योग क्षेत्र में आपका विद्युत का है। विद्युत और गैस और जल आपूर्ति। ठीक है, ठीक, ये कितना है? तो 9.52% है। ठीक है, जबकि अगर मैं बात करूं सेवा क्षेत्र में, तो सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक किसका है वृद्धि हुआ है? तो व्यापार का हुआ है, होटल का हुआ है, ठीक है, और आपका जलपान गृह मतलब होटल, भोजनालय इत्यादि। तो इनका सर्वाधिक क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। कितना परसेंट है? 14.06%। न्यूनतम का मैं यहाँ पे बताऊँगा तो ज़्यादा डेटा हो जाएगा। समझना ये है कि ज़्यादा ही पूछते हैं प्रश्न जनरली। तो यहाँ पे कृषि क्षेत्र कितना है? 5.38% इसका वृद्धि हुआ है, उद्योग 6.92 हुआ है और सेवा कितना हुआ है? 8.54। कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान मतलब सर्वाधिक किस क्षेत्र का आपका सर्वाधिक वृद्धि हुआ है? तो पशुपालन क्षेत्र का हुआ है। उद्योग क्षेत्र में आपका विद्युत, गैस, जलापूर्ति का हुआ है। वहीं अगर मैं बात करूँ सेवा में तो व्यापार, होटल और जलपान गृह का हुआ है। ये किस में बताया? मैं आपको स्थिर भाव पर बताया हूँ। अगर मैं बात करूँ किस में? आपका प्रचलित भाव पर। ठीक है, प्रचलित भाव पर तो याद रखना है पहला चीज़ तो आपको कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र जो है ये है आपका 9.27%। ठीक है, कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किसका है? सर्वाधिक वृद्धि किसका हुआ है? याद रखेंगे तो पशुपालन का ही हुआ है। प्रचलित भाव पर भी कितना हुआ है? 14.03। ठीक है, वही मैं बात करूं अगर उद्योग क्षेत्र, ठीक है, उद्योग कौन से में आता है? तो द्वितीयक क्षेत्र में आता है। ये हुआ 9.22%। ठीक है, 9.22%। उद्योग में भी आपका सर्वाधिक किसका हुआ? याद रखेंगे सर्वाधिक वृद्धि इधर विद्युत और गैस और जलापूर्ति का हुआ है। कितना हुआ है? तो याद रखेंगे 12.44%। तीसरा क्षेत्र है आपका सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र में आपका सर्वाधिक किसका है? सेवा क्षेत्र में कितना प्रतिशत है पहले? तो वो है 13.43%। और सेवा क्षेत्र में आपका क्षेत्रवार कौन सा है? तो अभी भी व्यापार और होटल और जलपान गृह। तो ये डेटा तो आपका सेम है जो क्षेत्रवार है ना। और बचा क्या? ये भी क्षेत्र क्या है? सेम नहीं है।
जो ये कृषि क्षेत्र है वो 9.27 है, जबकि उद्योग क्षेत्र है 9.22%। मतलब यहाँ पे उद्योग में कमी हुआ है प्रचलित भाव पर, ठीक है। जबकि सेवा क्षेत्र निरंतर बढ़ रहा है, 13.4% के साथ वृद्धि हुआ है। तो ये प्रचलित भाव था, वो स्थिर भाव है, ठीक है। ये आपका स्थिर भाव है और वो प्रचलित भाव पर था, ठीक। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों यहाँ पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ठीक है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रतिशत क्षेत्रवार की प्रतिशत भागीदारी, ठीक है। भागीदारी कब की? 2024-25 पढ़ रहे हैं हम लोग, आर्थिक सर्वेक्षण आपको सब पता ही है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कृषि क्षेत्र हो गया, ये कितना प्रतिशत है। तो कृषि क्षेत्र को याद रखेंगे। ये देखिए भागीदारी की बात करो ना, इसको समझिएगा दोस्तों। ये जो है भागीदारी का, इससे पहले हमने क्या देखा था, ये आपका वृद्धि देखा था, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं भागीदारी की बात कर रहा हूँ, मतलब उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना उसका क्षेत्र है। तो कृषि क्षेत्र में देख लेते हैं सबसे पहले कितना है आपका, 16.80% है। ये डेटा याद करना है आपको, और इससे पहले वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि के बाद हम यहाँ पर देखेंगे सेवा क्षेत्र, ठीक है। बदल गया ये सब, मैं देख रहा हूँ आपको स्थिर भाव पर ना, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपको स्थिर भाव पर, ठीक है। कृषि 16.80, सेवा देखते हैं 35.30% के साथ है। जबकि आपका उद्योग क्षेत्र आपका सर्वाधिक है। उद्योग क्षेत्र कितना हो गया आपका, 47.90%, ठीक है। कृषि क्षेत्र 16.80, सेवा क्षेत्र 35.30, उद्योग क्षेत्र आपका 47.90% के साथ है। इसमें भी देखना है कि कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक किस क्षेत्र का हिस्सेदारी है। तो याद रखेंगे फसलें, जिसमें आपका धान हो गया, गेहूँ हो गया, जो खाद्यान्न फसलें हैं, फसल के आने वाले अंतर्गत जितने भी फसलें हैं, तो ये कितना है फसलें, 9.67% सर्वाधिक योगदान है इसका कृषि क्षेत्र में, ठीक है। अगर मैं सेवा का बात करूं, अब देखिए सेवा क्षेत्र, जो सेवा क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो स्थावर संपदा, ठीक है। स्थावर आपका संपदा कितना प्रतिशत है, याद रखेंगे आपका 8.02% है। जबकि उद्योग क्षेत्र की बात करें तो सर्वाधिक उद्योग क्षेत्र है 47.90। इसमें उद्योग क्षेत्र में आपका सर्वाधिक है विनिर्माण क्षेत्र का, ठीक है। विनिर्माण का कितना प्रतिशत है, तो 18.13% है, ठीक। याद रखना डेटा, ये डेटा को बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये डेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सब याद रखेंगे। दूसरा चीज़ हमने देखा स्थिर भाव पर, यहीं पर हम देख लेते हैं कि आपका प्रचलित भाव पर, ठीक है। प्रचलित भाव पर, प्रचलित भाव कहने का मतलब है आपका जो आपका वेरी करते रहता है, जो डेटा जो है जो वेरी करते रहते हैं, जो प्रचलित रहते हैं। अब इसमें मैं आपको पहला क्षेत्र बता रहा हूँ फिर से, कौन सा, कृषि क्षेत्र का, ठीक है। जो कृषि क्षेत्र है ये आपका कितना है, तो याद रखेंगे 20.07%, ठीक है। जीएसडीपी में आपका ये भागीदारी बता रहा हूँ दोस्तों। दूसरा कृषि के बाद मैं आपका सेवा क्षेत्र बता रहा हूँ। सेवा क्षेत्र है आपका 36.45%। इसके बाद जो आपका उद्योग क्षेत्र, ठीक है, जो उद्योग क्षेत्र है वो कितना है, 43.48% इसका योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। इस पे भी देखा जाए तो कृषि क्षेत्र में कौन सा है, याद रखेंगे फसलें ही हैं, ठीक है। फसल सर्वाधिक क्षेत्र है कितना, 11.63%। जबकि सेवा क्षेत्र में अभी फिर से आपका क्या आ जाएगा, सेवा क्षेत्र में स्थावर संपदा, ठीक है। स्थावर संपदा कितना परसेंट, 7.89%। किस क्षेत्र का सबसे कम है वह मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो परीक्षा में जनरल नहीं पूछता, इसलिए उद्योग क्षेत्र को याद रखेंगे। उद्योग क्षेत्र में आपका इस बार निर्माण आ जाएगा, विनिर्माण से आपका क्या हो जाएगा, निर्माण क्षेत्र जो है वो आ जाएगा, ठीक, 15.61% के साथ। ये आपका क्या है दोस्तों, प्रचलित भाव पर है। जबकि ये कौन सा डेटा था आपका, स्थिर भाव पर। याद रखेंगे ये डेटा एकदम सटीक है, आर्थिक सर्वेक्षण से मैं आपको निकाल के बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस डेटा को आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेंगे या इसे बार बार आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक।
अब यहाँ पर देखना है हम लोगों को दोस्तों, एक बार इसे पुनः आप रिवाइज कर लेते हैं 2 सेकंड, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमने क्या समझा था कि किसी भी राष्ट्र राज्य की आर्थिक का सबसे उपयुक्त मापन, किसी भी राज्य का आर्थिक मतलब वहाँ का जो इकोनॉमिक है उसको समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। छत्तीसगढ़ में आपका जीएसडीपी में वृद्धि दर कितना है, 7.51%, 7.51%। किसमें आपका स्थिर भाव पर मैं बताया, वहीं प्रचलित भाव पर मैं बताया आपको 10.89%। ओके, यहाँ पर उसमें मैंने आकार बताया था आपको, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार फिर भी देखते चले जाइएगा, ठीक है। इसके बाद प्रति व्यक्ति बताया आय पर कैपिटल इनकम, जिससे हमको पता चलता है किसी भी राष्ट्र या राज्य की आर्थिक वृद्धि दर, ठीक है, आर्थिक वृद्धि जो हो रही है उसको बारे में जानकारी मिलता है पर कैपिटल इनकम से। स्थिर भाव पर कितना मैं बताया कि 1,07,327, 1,07,327 रुपये, जबकि प्रचलित भाव पर कितना, 1,62,870 रुपये, ठीक है। पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि कितना है, 9.37%, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था जीडीपी क्षेत्रों में प्रतिशत वृद्धि दर, यह कितना वृद्धि हुआ था कौन सा क्षेत्र का, तो कृषि क्षेत्र का मैंने बताया 5.38% है, उद्योग का कितना है 6.92 है, वहीं सेवा का कितना है आपका 8.54%। कृषि क्षेत्र में जो आपका वृद्धि है उसमें सर्वाधिक क्षेत्र किसका हुआ था, पशुपालन का, उद्योग क्षेत्र में विद्युत गैस एवं जलापूर्ति का, और सेवा क्षेत्र का व्यापार होटल और जलपान गृह का, ठीक। उसके बाद हमने देखा प्रचलित भाव पर, हमने देखा कि कृषि क्षेत्र 9.27 है, उद्योग क्षेत्र 9.22% है और सेवा क्षेत्र 13.47% में वृद्धि हुआ है। सर्वाधिक वृद्धि पशुपालन का हुआ है, सर्वाधिक उद्योग के क्षेत्र में किसमें, विद्युत एवं गैस जलापूर्ति, और सेवा क्षेत्र में भी आपका व्यापार और होटल और जलपान का वृद्धि हुआ है सर्वाधिक। इसके बाद हमने क्या देखा दोस्तों कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रवार प्रतिशत भागीदारी, ठीक है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में आपका भागीदारी कितना है, कंट्रीब्यूशन कितना है, कौन कौन से क्षेत्र का। कृषि क्षेत्र मैंने बताया आपका 16.80, वहीं सेवा बताया मैंने आपको 35.30 और उद्योग बताया 47.90। कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक कौन सा क्षेत्र है आपका, फसलें, उद्योग में आपका, सेवा क्षेत्र में आपका स्थावर संपदा, और उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण। ये प्रचलित भाव पर बताया मैं आपको, जबकि स्थिर भाव पर बताया मैं आपको, और जबकि प्रचलित भाव पर क्या है, कृषि क्षेत्र जस्ट बढ़ गया 4%, 20.07%। देखिए प्रचलित भाव हमेशा क्या है, वेरी होते रहता है, इसलिए वो बढ़ा जानकारी यहाँ पे मिलता है, जो भी आपका डेटा रहता है, चाहे वो हम प्रति व्यक्ति की आय की बात करें, चाहे हम लोग उसमें आपका जीएसडीपी की बात करें। अब यहाँ पर प्रचलित भाव पर देखते हैं कृषि को 20.07%, सेवा कितना है 36.45%, जबकि उद्योग कितना है 43.48%। अभी भी कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान है फसलों का, सेवा में स्थावर संपदा का, लेकिन उद्योग क्षेत्र में आपका क्या हो गया, विनिर्माण हो गया। इस समय क्या है, प्रचलित में विनिर्माण था, जबकि स्थिर में आपका विनिर्माण था, जबकि प्रचलित में क्या है आपका निर्माण क्षेत्र है, ठीक है। अगर आपको यदि जानकारी नहीं होगा कि अर्थव्यवस्था के जो 3 आपके क्षेत्र होते हैं, जैसे कि आपका हो गया पहला प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से क्षेत्र है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हो जाएगा आपका कृषि क्षेत्र पहला, दूसरा हो जाएगा कृषि है तो पशुपालन है तो फिर आपका क्या हो जाएगा, मछली पालन है तो आपका फसल भी आ जाएगा, ठीक है, फसलें होगी आपका, फसल है, फिर आपका क्या हो जाएगा, वन उद्योग हो जाएगा, वन क्षेत्र हो जाएगा, और छठवां हम लोग देख लेते हैं खनन तथा उत्खनन क्षेत्र, ये आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ रहे हैं। जबकि द्वितीयक क्षेत्र में देखा जाए दोस्तों, द्वितीयक क्षेत्र में सेकेंडरी सेक्टर अर्थव्यवस्था के कौन कौन से हैं, तो याद रखेंगे पहला तो हो जाएगा आपका निर्माण है, तो दूसरा याद रखेंगे विनिर्माण, ठीक है, निर्माण है तो विनिर्माण है। तीसरा आपको याद रखना है कि गैस जलापूर्ति हो गया, गैस हो गया, जलापूर्ति हो गया, विद्युत हो गया आपका, ठीक है, और आपका हो गया जो अन्य जो आपका उद्योग वगैरह हैं इसी क्षेत्र में आते हैं। जबकि आपका तृतीयक क्षेत्र की बात करें, तृतीयक क्षेत्र तो ये पूर्णतः सेवा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र, तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो हो गया मान लीजिए आपका परिवहन हो गया, परिवहन के बाद आपको याद रखना है रेलवे हो गया, परिवहन हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, ठीक है, जिससे आपका सेवाएं मिलती हैं, व्यापार हो गया, होटल हो गया, ठीक है, व्यापार हो गया, होटल हो गया,
स्थावर संपदा हो गया, ठीक है, और आपका लोक सेवा हो गया, जो लोक सेवाएं होती हैं वो हो गया, संचार हो गया, प्रसारण हो गया, संचार प्रसारण इत्यादि, जिससे हमको सेवाएं प्राप्त होती हैं। ये अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, याद रखेंगे, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र, ठीक है। चलिए अब याद रखेंगे कि कृषि क्षेत्र में कौन कौन सा क्षेत्र आता है और कौन कौन सा नहीं आता। तो पहला तो याद रखना है आपको, कृषि क्षेत्र इम्पोर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूँ ये अलग से। कृषि क्षेत्र के अंतर्गत समस्त प्राथमिक क्षेत्र आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। अब इस प्राथमिक क्षेत्र में हम लोगों को खनन तथा उत्खनन को घटा देंगे, क्योंकि कृषि क्षेत्र में आपका खनन तथा उत्खनन नहीं आता, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो कृषि क्षेत्र के वह सभी क्षेत्र आएंगे जो प्राथमिक क्षेत्र के हैं, सिवाय खनन तथा उत्खनन को छोड़ करके, ठीक है, खनन तथा उत्खनन को छोड़ करके। दूसरा याद रखना है हमको क्या, उद्योग क्षेत्र। उद्योग क्षेत्र में कौन सा आएगा, समस्त द्वितीयक क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है। ये समझाने के लिए दोस्तों, द्वितीयक क्षेत्र, इसमें हम लोग क्या जोड़ लेंगे, अब खनन तथा उत्खनन को जोड़ लेंगे, खनन तथा उत्खनन, ठीक, ये हो गया आपका। तीसरा क्षेत्र जो है आपका तृतीयक क्षेत्र, या हम बोलें इसको सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत क्या आ जाएगा, समस्त आपका सेवाएं, अर्थात तृतीयक क्षेत्र, ठीक। तो ये आपका क्या था, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र, और उसमें भी हमने देखा कृषि क्षेत्र के अंतर्गत क्या आएगा, उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत क्या आएगा, और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत क्या आएगा, ठीक है। कृषि क्षेत्र के अंतर्गत मैंने आपको बताया विकास दर कितना था, तो कृषि क्षेत्र में आपका कितना था, 5.38% था, ठीक। वहीं उद्योग क्षेत्र में आपको बताया था, तो उद्योग क्षेत्र 6.92% था, जबकि सेवा क्षेत्र कितना था आपका 8.54%। ये तीनों क्षेत्र में आपका जो आपका वृद्धि विकास दर है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जबकि मैं आपको प्रतिशत में बता चुका हूँ भागीदारी में कितना था आपका कृषि का क्षेत्र। तो कृषि क्षेत्र जो आपका प्रतिशत में स्थिर भाव पर मैं दिखाया था आपको कितना, 6.80%। उद्योग क्षेत्र में कितना बताया था आपका भागीदारी 47.90%, जबकि सेवा क्षेत्र में आपको कितना बताया था 35.30। ये स्थिर भाव का मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। बाकी मैं आपको डिटेलिंग के साथ यहाँ पर आपको बता दिया हूँ कितना स्थिर भाव पर था और कितना आपका प्रचलित भाव पर था, और इसमें भी कितना प्रचलित भाव पर था और कितना स्थिर भाव पर था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं लोक वित्त, छत्तीसगढ़ का बजट का अनुमान, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं इसका, छत्तीसगढ़ का बजट। इससे कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे दोस्तों अभी CGPC ADI में, क्या क्या आए हुए थे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पूरा बजट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, पर अभी जो मैं आपको मुख्य चीज़ें हैं वो मैं बता रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ था आपका गति में आई क्या है, ये पूछा गया था CGPC ADI में, ठीक है। G फॉर हो गया आपका गुड गवर्नेंस, ठीक है। A फॉर होता है आपका एक्सीलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और तीसरा हो गया आपका T फॉर टेक्नोलॉजी, और I फॉर हो गया इंडस्ट्रियल ग्रोथ। यही आपका क्वेश्चन था, इंडस्ट्रियल ग्रोथ। I में क्या क्या, I में किस नाम से संबोधित किया है, तो I जो है आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये ऑप्शन में था, इंडिया भी था आपका और आपका इन्फिनिटी भी था, तो इसका सही आंसर था आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये बजट में क्या है कैसे है सब देखेंगे हम लोग। ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, गुड गवर्नेंस हो गया आपका, एक्सीलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी में क्या क्या प्रावधान लाया गया है, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ में भी। इसको अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पर देखिए मेन चीज़ कि बजट में जो आपका राजस्व प्राप्तियाँ हैं, राजस्व प्राप्तियाँ कितना है 125,900 करोड़, ठीक है। ये क्या है आपका प्राप्ति, जबकि राजस्व मतलब आय है समझ लीजिए वो। दूसरा चीज़ राजस्व जो आपका व्यय कितना हुआ है, तो 124
840 करोड़। ठीक है, इन दोनों का हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा लगभग दोस्तों 1059.99 करोड़। ये हो गया आपका राजस्व आदिकाय। ठीक है, राजस्व आदिकाय, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटेंसिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन। ठीक, तो राजस्व आदिकाय जो है आपका 1059.99 करोड़ था। ये भी आपका CGPSC ADI का प्रश्न था दोस्तों 2025 में। ठीक है, कि राजस्व आदिकाय कितना था? 1059.99। देखिए वहाँ ऑप्शन में 1060.00 करोड़ भी था। लोग अगर ऑप्शन नहीं देखे होंगे तो शायद इसको भी लगा लिए होंगे, या जो पढ़ के गए होंगे वो सटीक 1059.99 करोड़ लगाए होंगे आंसर। तो यहाँ से एक प्रश्न आपका बनता है दोस्तों, जो बना था। ठीक है, राजस्व प्राप्तियों में अनुमानित वृद्धि कितना हुआ था, याद रखेंगे। राजस्व प्राप्त जो हुआ था उसमें अनुमानित वृद्धि 13.07% के अप्रॉक्स हुआ था। कितना? 13.07%। क्लियर है? ठीक, ये डेटा भी याद रखना है, पूछ सकते हैं दोस्तों कि कितना प्रतिशत राजस्व की वृद्धि हुई थी, तो 13.07%। कितना प्रतिशत राजस्व की प्राप्ति हुई थी, तो 1% नहीं, कितना राजस्व प्राप्ति हुआ था, तो 125,900। जबकि राजस्व व्यय कितना था, खर्च कितना हुआ, 124,840। बचा कितना? तो जो अधिकाय जो बच गया है ना, जो आपका क्या बोलते हैं इसको, अधिकता, अतिशयता, ये कितना है? 1059.99 करोड़। ठीक, अब यहाँ पर चलिए और डिटेलिंग से समझते हैं इसको। जो आपके राजस्व की प्राप्तियाँ हुई थी, राजस्व प्राप्तियाँ, ठीक है, इसमें हमको देखना है कि कर राजस्व और गैर कर राजस्व कितना था। कर राजस्व मतलब कि टैक्स से, और दूसरा एक हो गया नॉन टैक्स मतलब गैर कर राजस्व से कितना पैसा मिला, कितना राजस्व मिला। तो कर राजस्व से मिला 93,700 करोड़ रुपीस। ठीक है, जो कि कुल राजस्व प्राप्तियां का कितना प्रतिशत? 74.42%। ठीक है, किससे मिल रहा है? टैक्स से मिल रहा है। नॉन टैक्स से अपने को राजस्व कितना मिल रहा है, तो ये देखेंगे 3200 करोड़ के आसपास, 3200 करोड़, 3200 करोड़। ठीक है, कुल राजस्व के कितना प्रतिशत है ये? 25.58%। ठीक है, 25.58% याद रखेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया नॉन टैक्स राजस्व रेवेन्यू। ठीक है, अब देखना यहाँ पर जो है कर राजस्व में केंद्रीय कर और स्वयं के अपने राज्य की कर जो मिलते हैं सेंट्रल से, आपका एक हो गया केंद्र कर और दूसरा हो गया आपका राज्य कर। ठीक है, केंद्र कर से उसका अंशदान कितना है, तो याद रखेंगे 4400 करोड़ रुपए, 44,000 करोड़। जबकि राज्य कर कितना है, तो याद रखेंगे राज्य कर है आपका 49,700 करोड़। ठीक है, टोटल कितना है? 93700 करोड़, जिसमें से 44,000 करोड़ कितना है? केंद्र का है अंश, ये अंश है, याद रखेंगे। और जबकि आपका राज्य का कर कितना है, राजस्व से प्राप्ति, तो 49,700 करोड़। मतलब राज्य का जो कर है वो आपका 53.04% है, जबकि आपका केंद्र का देख लिया जाए तो 46.96% है। इसको याद रखेंगे। ठीक है, जबकि मैं बात करूं गैर कर राजस्व जो है उसमें अंशदान आपका केंद्र का कितना है, तो इसमें केंद्र का है 13,500 करोड़। ठीक है, 41.93%। जबकि राज्य गैर कर जो हो गया, या राज्य का अंशदान इसमें कितना है? 7.14% ओनली। ठीक, डेटा याद रखना है। कर से सर्वाधिक प्राप्त हो रहा है 74.42 और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है आपका 25.58%। वेरी इंपॉर्टेंट। केंद्र का योगदान राज्य के योगदान से कम है, इसमें कर राजस्व में 49,700 किसका है? राज्य का, जबकि 4,400 किसका है? केंद्र का। गैर कर राजस्व में देखा जाए तो केंद्र का अंश है 13,500, जबकि और प्रतिशत में 41.93। जबकि राज्य की बात करूँ तो ये अन्य से बात करूँ तो वो कितना है आपका 7.14% का आपका वृद्धि हुआ है। ठीक है, राज्य का नहीं, ये केंद्र का ही है। कितना हुआ है? 7.14% की वृद्धि। ठीक, चलिए
तो इतनी सारी जानकारी आपको बजट से संबंधित याद रखना है, राजस्व से संबंधित और आपका क्या राजकीय आय से संबंधित याद रखना है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक हमारे चैनल को शेयर करें ताकि वो भी निःशुल्क कोचिंग का लाभ उठा सकें और घर बैठ कर के अच्छी अपनी तैयारी कर सकें। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अन्य विषयों से संबंधित जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उसके भी वीडियो स्टेप बाय स्टेप अपलोड हो रहे हैं दोस्तों। तो यदि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जितने भी आपके कंटेंट बने हुए हैं हर सब्जेक्ट्स के उसको स्टेप बाय स्टेप आप लोग भी पढ़ते चलिए। इसके बाद जो लोग प्रयोगशाला की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम लोग MCQ सीरीज़ तैयार किए हैं, उसका वीडियो अपलोड हो जाएगा दोस्तों। और साथ ही साथ आप लोगों का आबकारी आरक्षक और प्रयोगशाला परिचालक के एग्ज़ाम के पहले एक महा मैराथन करंट अफेयर्स का सीरीज़ लेके आऊँगा, आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, सीरीज़ तो चालू है, पहले से करंट अफेयर्स के वीडियो डले हुए हैं, आप उसे देख लीजिएगा। जो अभी आपके लास्ट टिल जून के एंड तक जितना भी आपके करंट अफेयर्स के डेटा हैं और जानकारी है सब आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। हो सकता है वीडियो वो थोड़ा लंबा हो दोस्तों, लेकिन आप उसको ज़रूर से देखिएगा, वो परीक्षा के लिए बहुत आपके लिए कारगर साबित होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस के साथ। धन्यवाद दोस्तों।